दोस्तों वैसे तो आज फादर्स डे है, पर कल मोदी जी के द्वारा पूरे देश को मदर्स डे है वो सेलिब्रेट करा दिया गया। कल मोदी जी की जो माता जी हैं उनका 100वां जो बर्थडे है वो मतलब 100वें जो ईयर है उसमें एंटर कर चुकी हैं। और खुद मोदी जी की अगर एज आप लोग देखोगे तो वो है 71 ईयर। तो ये जो इनके द्वारा पूरी जो ये अपनी माता जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ये वीडियो जब डाली गई, ये पूरे दुनिया के अंदर वायरल हुई। कई कंट्री के लीडर ऐसे हैं जिनके द्वारा रीट्वीट किया गया और इनकी मदर जी को जो नहीं एक तरीके से बर्थडे विशेष किया गया। पर लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यार मुझे ये देखने को मिली, कई सारे लोग ऐसे थे जो कि नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि हाँ दिखावा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें। आप लोग ये सोचो, आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से अपनी माता जी को इज्जत देते हुए देख रहे हैं। अगर हम लोग आज की डेट में ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं और बच्चे जो कि अक्सर सारी चीज़ें देख देख कर एक तरीके से सीखते हैं, तो उनके माइंड पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी सोसाइटी का, अपने कल्चर का, अपने माता पिता की इज्जत आदर का। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है हम लोग थोड़े समझदार हो गए, हम लोग बोले कि हाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पर लेकिन अपने बारे में न सोचकर हम तो बुद्धिजीवी हो चुके हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं। कई सारे तो माँ बाप से बातें करना तक पसंद नहीं करते हैं। कई सारे लोग जेन्युइनली बिजी होते हैं, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अपने घर वालों से, खासकर मम्मी पापा से अगर बात कर लीजिए तो आप लोगों को हमेशा सुकून मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जैसे कि अगर आप लोग बात करें से मम्मी पापा से बात करते हो तो मम्मी के बारे में अगर बात की जाए वो आप लोगों से ये नहीं पूछे कि आप लोगों का करियर कैसा चल रहा है, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। वो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होगा कि खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक हो ना। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना यार, ये अलग ही लेवल की होती हैं। ठीक है, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और वही कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे कई बार मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का उनकी माता जी के साथ में। तो ये खासकर जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लेगी और यही चीज़ें जो हैं आगे चलकर जो खासकर बुजुर्ग हैं सोसाइटी में, जिनको काफ़ी लार्ज स्केल पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो कम से कम वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। ये मेरे पर्सनल विचार थे। आप लोगों को हो सकता है कुछ को पसंद आए, कुछ को ना पसंद आए, तो आप लोग अपने विचार जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज है 19 जून और आज फादर्स डे भी सेलिब्रेट किए थे। तो आज का जो ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज जो है संडे और संडे को फंडे बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोशिश किया करो कि ये जो दिन रहता है संडे का, उसमें काफ़ी सारा जो आप लोगों का पोर्शन रहता है उसको आप लोग रिवाइज भी कर लिया करो। और ये कोशिश जरूर किया करो कि पूरे वीक में आप लोगों ने क्या किया है एक बार रुक कर उसको चेक कर लिया करो, वरना हम लोग आगे दौड़ते रहते हैं और सारी चीज़ें पीछे भूलते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग अपनी मम्मी या फिर पापा के ज़्यादा करीब हैं, मतलब किसके ज़्यादा करीब हैं? आप लोग अपने सीक्रेट्स जो हैं वो किसके साथ में शेयर करना पसंद करते हैं, माता के या अपने पिताजी के साथ में? कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखिए हम लोग ना कई बार अपने मम्मी पापा को ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग आज के डेट में जो छोटे छोटे काम हम लोग लगता है यार ये करना पड़ेगा। अब कई बार सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। क्या आप लोगों ने कभी सुना है अपने मम्मी पापा के मुंह से कि यार आज ये काम नहीं करते, हम लोग बोर हो गए? ठीक है, ये तुम्हारे लिए मतलब सुबह को उठ के सारा काम करना, पूरे घर को तैयार करना, एक तरीके से वो सारी चीज़ें, या फिर पापा का रेगुलर ड्यूटी पर जाना, वो सब चीज़ें अगर वो बोल दे कि यार हम लोग बोर हो गए, आज काम करने का मन नहीं है, तो आप लोग सोचो कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो यार सीख सकते हो आप लोग अपने मम्मी पापा से काफ़ी कुछ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलती है, पर हमारी सोसाइटी भी आजकल वेस्टर्नाइज होती जा रही है। उन्हें कहते हैं कि दूसरों को देख हम देख सीखते हैं कि हाँ इस तरीके से चीज़ें चलें। लेकिन यार फिर भी कुछ भी बोलो, ये चीज़ें जो हैं एक अलग ही लेवल की है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी दुनिया से या फिर हमारी कंट्री से सीख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। 19 जून है, सेलिब्रेट किया जाता है 3rd जो यहाँ पर संडे को जून के महीने में। जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा, अगर आज के में बात करें, माँ के नाम पर काफ़ी कुछ होता है। पुराने टाइम पर राजा रजवाड़ों के जो नाम हुआ करते थे वो भी माँ के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज की डेट में अगर बात करें माँ के रोल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर लेकिन फादर्स को इतनी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है एज ए सेलिब्रेशन के तौर पर। ठीक है, क्योंकि इमोशनली जो ज़्यादा कनेक्शन रहता है बच्चों का नॉर्मली माँ के साथ में माना रहता है। पर लेकिन फादर को भी आप लोग कहीं पर इग्नोर नहीं कर सकते, उनका भी उतना ही आप लोगों को इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा जितना एक माता का होता है। तो दोनों जो होते हैं वो पिलर होते हैं घर के। अगर दोनों में से एक भी पिलर को कोई दिक्कत हो गई तो फिर पूरा घर जो है वो ढहता हुआ नजर आएगा।
तो हमेशा जो इम्पोर्टेंस होती है वो दोनों को इक्वल दी जाती है। अगर बात करें इज्जत के मामले में, वो एक अलग बात है कि हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शर्माते हैं अपने फादर से बात करने में, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर लेकिन प्यार के मामले में अगर बात करें तो आप लोगों के फादर जो हैं वो भी आप लोगों से कम नहीं करते हैं। केयर के मामले में बात करें तो वो भी कहीं पर आप लोग कम नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए यार, बाकी तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें भी लिखी गई सोशल मीडिया हैंडल पर। तो बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा शेयर की गई। अपने एक फ्रेंड थे उनके जो मुस्लिम, जिनका नाम था अब्बास, उसके बारे में भी कई सारी बातें शेयर की गई कि मेरी माता जी जो है उनके लिए भी खाना बनाया करती थी। मतलब बहुत सारी ऐसी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो लगे कि इनको लगा कि शेयर करनी चाहिए, वो इनके द्वारा शेयर की गई। एक पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये पिक्चर देखकर आप लोगों को ये बताना है कि ये पर्सनैलिटी कौन है। पहचानो कौन। संडे को मैं आप लोगों को अक्सर एक पिक्चर दिया करता हूँ, तो आज के संडे में पिक्चर है पहचानो कौन। तो देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये मानो कि मीडिया जगत के फील्ड में इनके द्वारा एक रिवोल्यूशन लेकर आया गया। विकिलीक्स के फाउंडर है। यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। ये अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक जो कल काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली न्यूज़ सामने निकल कर आई, ये है नीरज के द्वारा। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई गई अपनी फिनलैंड के अंदर में। यहाँ पर तो इनके द्वारा जो यहाँ पर गेम जीते गए, उसमें गोल्ड जीता गया भाला फेंक में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, ये इनके द्वारा जब यहाँ पर अपना जो थ्रो फेंका जा रहा था, उस टाइम पर कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और स्लिपरी कंडीशन थी, यानी कि पैर फिसल रहा था। तो 86.69 मीटर का थ्रो फिर भी इनके द्वारा फेंक दिया गया। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जब इंसान जो है प्रिपरेशन करके चलता है, तो हालात चाहे कैसे भी हो, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठो, कंडीशन कैसे भी हो, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी आएगी। और आज एग्जाम है बच्चों का कई सारों का, तो अच्छे से एग्जाम देकर आना और कोशिश करना यार पेपर सेंड कर दिया करो जब भी आप लोगों को लगे। और अपना जो भी आप लोग जो पेपर देकर आते हो उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करा करो। जैसे कई सारे बच्चे पेपर देते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मैं भी चीज़ों के साथ में कनेक्ट हो पाऊंगा और अच्छे से, और पेपर देखकर मुझे ही पता रहता है कि फिर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है जो कि आई होप कि आप लोग पूरा करोगे। और बाकी यहाँ पर ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये इनके साल का पहला गोल्ड है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर पूरे देश के अंदर में अग्निपथ स्कीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा, कई सारी ट्रेन के अंदर आग भी लगाई गई। मैंने आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। कई सारे इश्यूज और यहाँ पर सामने निकल कर आए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है यहाँ पर अभी सामने निकल कर आया, वो बोला गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया गया। जो भी अग्निवीर 4 साल अपनी कंप्लीट करने के बाद में उसको यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, तो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। जो भी यहाँ पर उसके द्वारा वो पोस्ट निकाली जाती है उसके अंदर में, यानी कि 10% जो है वो अग्निवीर ले जाएंगे। इसमें कोस्ट गार्ड भी हो सकते हैं, इसमें डिफेंस सिविलियन पोस्ट भी हो सकती हैं। ये 16 जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि डीपीएसयू है, उनके अंदर भी यहाँ पर आप लोग को जॉब देखने को मिल सकती है। यानी कि ये एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर कई बार उंगलियां उठाई जा रही थी कि अग्निवीर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। यहाँ पर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में तुम अपने घर और हम अपने घर, तो उसको और ज्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो रिसेंटली जो अभी चेंज किए गए वो काफी इंपॉर्टेंट खासकर चेंज देखने को मिले, पर फिर भी कई सारे लोग जो हैं वो इसको लेकर सेटिस्फाई नहीं है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश में 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक है यहाँ पर परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर नॉर्मली 10 साल का रहता है, पर लेकिन उसको यहाँ पर 14 साल का भी कर देते हैं एक्सटेंड कर का। परमानेंट कमीशन जो रिटायरमेंट एज होती है वो आप लोगों की देखने को मिलती है लगभग 60 के करीब आप लोग जब रिटायर होकर आते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरा अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 4 साल तक का यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि जो 4 साल की जॉब करेंगे इसमें 25% ऐसे हैं जिनको आगे लेकर चला जाएगा, यानी कि टैलेंटेड माइंड वो 4 साल तक यहाँ पर इनके अंदर देखेंगे कौन कौन टैलेंटेड माइंड है और अच्छे से सर्व कर सकता है कंट्री के अंदर, तो उसको लेकर चला जाएगा। एक डिग्री की भी बात की गई है, इग्नू के थ्रू यहाँ पर एक डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसी के साथ में यहाँ पर और भी छोटी छोटी कई सारी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, प्रेफरेंस देने की बात की जा रही है कई जगह। पर लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पूरे देश में जगह जगह आप लोगों को यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। एज मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले यहाँ पर लगभग ये 17.5 से 21 थी, अभी बढ़ाकर 23 कर दी गई यहाँ पर 1 साल के लिए। तो उसमें भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूरे देश के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, और ये अभी शांति पकड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे जो अलग चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि प्रॉपर्टी जलाई जा रही है कई सारी, खासकर ट्रेन वगैरह। तो ये हम लोग अपनी ही प्रॉपर्टी जला रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग अपनी ही प्रॉपर्टी जला रहे हैं, पर लेकिन मुद्दा ये भी है यहाँ पर कि गवर्नमेंट अगर सुने ना तो फिर यहाँ पर ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, पर लेकिन ये रास्ते जो हैं ना तो संवैधानिक है और ना ही कानून के हिसाब से सही है। अगर एक भी इंसान पकड़ा जाता है तो यहाँ पर ये समझिए उसके खिलाफ FIR होगी, तो ये समझिए कि करियर बर्बाद, फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने से पहले, इस तरीके के दंगे फसाद में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार देख लेना, पता चला आप लोग की छोटी सी गलती जो है वो आप लोग का करियर जो है वो बर्बाद कर बैठे, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोटेस्ट करना भी है तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, संविधान के कायदे के हिसाब से, जो मैंने कल भी आप लोगों से बातें की थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ कई जगह कवर की गई है अलग अलग पेज पर, तो मुझे लगा स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे जो लीडर हैं अपोजिशन के वो भी अपने अपने कंसर्न दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 340 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, तो सोचो यहाँ पर इसी के साथ में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट है, बोल नहीं रही है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर जो अपोजिशन के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर कई सारी बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसको एक तरीके से इग्नोर कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे अगर आर्मी के बारे में बात करें तो आज के ही न्यूज़पेपर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्मी पर्सनल की पिक्चर दिखाई गई है कि आसाम के अंदर काफी ज्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पर कई सारे लोगों की जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो यहाँ पर कई जगह तो ये भी माना जा रहा है कि फूड भी यहाँ पर एक तरीके से उसकी भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और डेथ टोल जो है लगभग 62 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो आसाम का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है वो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि हाथी को बहाकर ले गई बारिश, ट्रेन तक बहाकर ले गई, वहां पर लैंडस्लाइड, तो वो इशू यहाँ पर नजर आ रहे हैं सामने। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया गया, लगभग 26 लाख लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे हैं किसी न किसी रीजन की वजह से अलग अलग एरिया में। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है यार, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातें करें तो वहां पर ज्यादातर ढांचागत विकास नहीं हो रखा है, और अगर ऐसा इशू देखने को मिलता है तो और ज्यादा ढांचा खराब होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा ये, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें अभी जैसे बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिल रही है, जो बांग्लादेश वाले एरिया में आप लोगों को नजर आता है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जब जब बारिश होती है वो खूब फुल उफान पर चलती है, और उसके चलते यहाँ पर खासकर बांग्लादेश वाले रीजन में भी काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसके द्वारा ये बोला गया कि बांग्लादेश या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो डबल प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज की डेट में। खासकर बांग्लादेश वाले रीजन में बोला गया ये बातें फोकस देकर कि एक तो पेंडेमिक के चलते यहाँ पर खस्ता हालत हो रखी है, उसके केसेस जो है वो फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, और दूसरा यहाँ पर फ्लड यानी कि जो बाढ़ आ रही है, और मानसून तो अभी स्टार्ट हुआ है, जून के महीने में हम जस्ट बैठे हुए हैं। अभी जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे इशू जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और काफी ज्यादा दिक्कतें निकल कर आ सकती हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है और इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। बाकी इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया, रिवैम्प किया गया बेसिकली टेंपल के बारे में, तो उसको इनोग्रेट करने की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इनकी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये यहाँ पर बोला गया कई सारे लोगों के द्वारा कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि कंट्री जो है वहां पर रिस्टोर, यहाँ पर एक तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है अपनी कल्चर और स्पिरिचुअल ग्लोरी को। आप लोगों ने अभी देखा होगा कई जगह जो मंदिर और मस्जिद को लेकर इशू देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ऐसे जो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट से प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे फिर यहाँ पर ये लगता है कि एक अलग चीजें हैं, तो उसको लेकर भी कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि अपनी कल्चर को रिस्टोर किया जा रहा है। तो उन्हें एक तरीके से कई सारे लोग इसके नीचे कमेंट कर रहे थे। यहाँ पर देख रहा था मैं कई सारे सोशल मीडिया हैंडल पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उसके बारे में बात करें कि मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिद बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो ये अभी इशू आप लोगों को देखने को मिला हिंदू मुस्लिम वाला, तो ये काफी बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं, ठीक है। बाकी श्रीलंकन आर्मी जो है वो यहाँ पर अभी क्या कर रही है, वो जहां भी बंजर जमीन है उसको कोशिश कर रही है कि उसको एक बंजर जमीन से एक उपजाऊ जमीन बनाया जाए ताकि खेती बाड़ी की जा सके, और देश के अंदर में यहाँ पर सही तरीके से अपना जो भी भुखमरी वाली चीजें चल रही हैं वो सब चीजें जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं उसको सुधारा जा सके। क्योंकि 1948 में जब यहाँ पर अंग्रेजों का रूल हुआ करता था उस टाइम पर जो क्राइसिस है, इतना खतरनाक क्राइसिस जो है यहाँ पर ये आज की डेट में पहली बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, आजादी के बाद से। आप लोगों को पता होगा हमारा देश जो था वो 1947 में आजाद हुआ था, श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था, और चाइना जो है वो 1949 में आजाद हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखिएगा। आप लोगों ने एक बड़ी ही एक डिफरेंट सी एक चीज़ सुनी होगी नॉर्मली कि इंसान जो है वो नहीं कहते कि अपनी जो हरकतें हैं वो छुपाने की कोशिश कितना भी कर ले पर लेकिन बाहर आ ही जाती है। पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि जल्दी ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अभी इसको फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है
क्योंकि आज के टाइम पर यहाँ पर जो कई सारी उल्टी सीधी हरकतें, खासकर जो टेररिस्ट फंडिंग, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हिना रब्बानी खार जो है उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई कि जल्दी ही जो है हम लोग बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखते हैं कितनी जल्दी बाहर निकल कर आते हैं। वो ये कि हरकतें सुधरने का नाम ले रही है, पर कई सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी किया गया पाकिस्तान के द्वारा। पर लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर यहीं पर ही रखा गया, तो ये एक झटका भी पाकिस्तान को देखने को मिला। इनको लग रहा था कि अभी यहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर निकल जाएंगे। इसके चलते क्या होता है, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, बाहर की कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देती है, इंटरनेशनल लेवल का फंड जो है वो देश के अंदर आना बंद हो जाता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो देश की काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो ये इशू देखने को मिलते हैं। 25 लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर फ्लड के अंदर इसकी बेसिकली दिक्कतें देखने को मिली। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो ये रीज़न है यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली अगर बात करें, ये वाला रीजन जो है काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि यहाँ से गंगा आती है। जब गंगा ये एंट्री करती है कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्मा, और पद्मा जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को बोल देते हैं जमुना, ठीक है। तो यमुना और जमुना में डिफरेंस समझिएगा। और फिर आगे चलकर जब ये मिलती है आपस में, तो मेघना, यहाँ पर आप लोगों को सुंदरी ट्री भी आप लोगों को नजर आता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा जिसके नाम पर नाम रखा गया है। तो ये चीजें हैं। और खासकर जब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो याद रखिएगा लाइफ बिलो वाटर जो है वो हमेशा आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अगर ढंग से इनको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप लोग सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग कई सारी चीजें सिखा कर जाएगा। ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया। और I2U2 ये सबमिट है, इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही है उसके बारे में पहली बार बातें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में जानना और पढ़ना तो बनता है। तो इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, समझिएगा थोड़ा। ये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और रीजनल जो ग्रुप है उसके अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग नाम बताइए, चलिए I2 और U2 इसका मतलब क्या है, I2U2 क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि बताओ I2U2 क्या है, ठीक है, तो कई सारे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या बवाल आ गया, अब तक तो इसको सुना नहीं था। चलिए पहले आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर I2U2 यहाँ पर बात की जा रही है 4 कंट्री के बारे में। जैसे क्वाड के अंदर 4 कंट्री है, ऐसे ही इसको भी एक छोटा क्वाड बोला जा रहा है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, और बेसिकली U2 का मतलब है यहाँ पर UAE और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि 2 USA और UAE और 2 I इंडिया और इजराइल। तो 4 कंट्री मिलाकर अपना एक ग्रुप बना रही है, और यहाँ पर इसको एक क्वाड बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल क्वाड आप लोगों को पता है कौन कौन सा है, उसमें USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पर लेकिन यहाँ पर इंडिया और जो यूएस है वो तो रहेंगे, इजराइल और यूएई जो है वो नए आगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस कर। तो जो बाइडेन जो है वो शामदाम दंड भेद लगा रहे हैं कि चाइना का जो दबदबा है वो भी कम किया जाए, और अलग अलग रीजन में अपनी पकड़ जो है वो बनाई जाए। तो उसी के ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर मीटिंग होती है, आप लोगों को नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर 13 से लेके 16 तक जुलाई तक यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर वेस्ट जो बैंक है वहाँ पर भी विजिट किया जाएगा जो बाइडेन के द्वारा, और इजराइल के अंदर विजिट करने की बात की जा रही है। आप लोगों में कुछ बातें बताता हूँ थोड़ा सा, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। जब पुराना समय हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी सारे जो कंट्री हैं वो इजराइल से चिढ़ा करती थी। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्तीन के अंदर बनाया गया, पैलेस्तीनियन लोगों को रिप्लेस कर कर। तो यहाँ पर जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो आकर बसाई गई यहाँ पर, और बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा यूएसए का, ताकि यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो यहाँ पर इशू ये देखने को मिला कि जैसे जैसे यहाँ पर इसका दबदबा बढ़ता गया इजराइल का, तो जो ज्यूस लोग हैं वो फैलते गए, और पैलेस्तीन का जो एरिया है वो यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ चला गया। तो सारी मुस्लिम कंट्री, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, बहुत सारी कंट्री जो है वो चिढ़ा करती थी यहाँ पर इजराइल से, और इजराइल के खिलाफ रहा करती थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर सबको लगने लगा कि यार इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। उस कंट्री के गलत रिलेशन होने की वजह से इजराइल के साथ में, पैलेस्तीन के आपस में, तो यहाँ पर हम अपने रिलेशन इजराइल के साथ में क्यों खराब करें। और इजराइल ने यहाँ पर इन कंट्री कई बार पिटाई भी की। उन्हें इंडियन मूवी आप लोगों ने देखी होगी सनी देओल की, एक जाता है अंदर, नेता पिट कर आता है, फिर दूसरा जाता है, बोलता है क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं हुआ, अभी छठी का दूध याद दिलाता हूँ, अभी साइन करवा के आता हूँ, मुझे रैली करनी है। तो वो सीन देखा है इंडियन मूवी का, तो वही काम है, फिर वो भी पिट कर आता है। तो सारे ये आसपास वाले जो एरिया हैं यहाँ पर, ये एक बार इजराइल से पिट चुके हैं। तो अभी यहाँ पर वो है, पिटने से पहले इंसान जो है थोड़ा सतर्क हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सतर्क हो जाते हैं कई बार। तो अभी यहाँ पर ये इसके साथ में रिलेशन अच्छे करने लगे हैं, और इसी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है अब्राहम अकॉर्ड का। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है यहाँ पर, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी बड़ा एक स्टेप उठाया गया,
जब यहाँ पर इजराइल और यूएई के जो रिलेशन है वो सुधारने की बात की गई, तो वहां से आप लोग बोल सकते हैं एक इनिशियल फेज स्टार्ट हो गया था I2U2 का। ठीक है, तो I2U2 जो है यहाँ पर ये काम करेगा आने वाले टाइम में मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कई सारी चीजों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें एट दैट टाइम जब यहाँ पर इसको बोला गया तो इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरीके से यहाँ पर इसको देखा गया, और कई सारे लोग जो है इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वाड का मतलब ही चार होता है, तो चार जो भी मिल जाए, जैसे आओ चार लोग बैठकर पार्टी करें तो एक तरीके से क्वाड पार्टी कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वाड तो आप लोग अपने ग्रुप का नाम भी क्वाड रख सकते हैं, क्वाड ग्रुप अगर 4 मेंबर है। वैसे अगर कहीं घूमने आप लोग कभी जाया करो ना, तो कोशिश किया करो या तो ज्यादा मेंबर हो, यानी कि 5-6 के करीब हो, या कोशिश करो कि बस 2 मेंबर हो। ठीक है, कभी भी यहाँ पर 3 नहीं होने चाहिए, 3 जो है कई बार तिकड़मबाजी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अगर 2 होंगे तो आपस में बातें नहीं करेंगे, कोई इशू हो गया तो। और ये आप लोग जो रूममेट बनाते हैं ना, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। कोशिश करो 3 मेंबर जो है वो कभी रूममेट न रहे आपस में, वहां से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने किसी भी दोस्त के साथ में अगर रहते हैं तो 2 रहो, या तो बात करोगे तो नहीं तो पढ़ोगे। ठीक है, तीसरा अगर रहेगा तो अगर एक का पढ़ने का मूड भी होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो 2 से ज्यादा शेयरिंग कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर एक तरीके से अगर बात करें तो चारों की चारों कंट्री के नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछ रहे अगर कोई से, तो I2 हो गया इंडिया और इजराइल, और U2 हो गया USA और UAE। तो ये है यहाँ पर। तो अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, अभी आप लोगों ने देखा रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो चाइना और रसिया के रिलेशन है उसमें एक पैटर्न चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। यानी कि इस लड़ाई की वजह से जो रसिया और जो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से चाइना और रसिया जो है वो करीब आ गए हैं, और देखा जाए तो रसिया और इंडिया भी करीब आ गए हैं, जो पिछले कुछ दशक में दूर होते हुए नजर आ रहे थे, जैसा अभी यहां पर पैटर्न देखने को मिला। पर इंपॉर्टेंट बात यार एक हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को ऊपर नीचे होती हुई नजर आती रहती है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा उस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं है। ये कल को अगर फायदा होगा तो जरा सी देर में जो यूएस है वो चाइना की गोद में जाकर बैठा मिलेगा। ठीक है, तो पर लेकिन अभी फिलहाल तो कंपटीशन में आ गए, तो ये इश्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर बोला जा रहा है कैसे यहाँ पर चीजें लेकर चलेंगे और कैसे सिचुएशन को यहाँ पर सुधारेंगे, तो ये काफी जरूरी है। क्योंकि अब तक अगर देखें जो कंडीशन हो गई है वो अभी यूएसए और चाइना के बीच में भी आप लोगों ने देखा एक ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी, को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और फिर से यहाँ पर चीजों को रिवाइटाइल, एक तरीके से रिवाइटल नहीं सुना आप लोगों ने, तो यहाँ पर रिवाइटाइल एक तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश की जा रही है और री एनर्जाइज करने की कोशिश की जा रही है जो पार्टनरशिप है, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर I2U2 के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैंने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। और ये सारा इशू जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है इजराइल और पैलेस्तीन वाला एरिया। तो ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर जो ये I2U2 बनाया जा रहा है, एक तो सिक्योरिटी यार सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, और इजराइल एक ऐसा दोस्त है हमेशा जो इंडिया को बोलता है कि तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी जरूरत है तो बस बोल देना, एक बार आवाज लगा देना, हम तुमको वहीं पर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी हब बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यूएसए रहेगा यहाँ पर, इजराइल रहेगा। इजराइल काफी एडवांस है कई सारी चीजों में, तो हमारी हेल्प होगी। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे काफी अच्छे से यहाँ पर, और मिलकर काम करेंगे अलग अलग फील्ड में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्लाइमेट, एक तरीके से फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, सिक्योरिटी। तो यहाँ पर काफी अच्छे रिलेशन है। देखिए इंडिया और इजराइल के रिलेशन ना हमेशा उस तरीके से देखे जाते हैं जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो कि छुप छुप कर मिलते हैं, पर लेकिन किसी के साथ में दुनिया को दिखाते नहीं थे। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम पर दोनों मिलकर खुलकर सामने आ गए और यहाँ पर अच्छे रिलेशन है। वरना पहले टाइम पर हमारे जो इशू हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे कि यूएन में जब भी वोटिंग की बात आती थी, ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता था कि हम जो है उन्हें धर्म संकट में आ जाते थे कि इजराइल जो है हमारा काफी ज्यादा सपोर्ट करता है तो उसके साथ में जाए, या फिर इंटरनेशनल लेवल को देखकर हम लोग पैलेस्तीन के साथ में जाए, क्योंकि पैलेस्तीन जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा था वहां पर इजराइल के चलते। तो पर लेकिन अब जो है हम लोग अपनी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट लेकर चल रहे हैं। हम लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रशिया के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी रिलेशन है, चाइना के साथ भी रिलेशन है, भले उनके आपस में कैसे भी रिलेशन हो, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो इसी चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश किया रही है और एस जयशंकर साहब के द्वारा इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया कि हाँ एक तरीके से ये हम लोग ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया आज के दिन में देख रही है कि इंडिया का जो है कद वो बढ़ रहा है, तो यहां से चीजें निकल कर आ रही है। पहले नॉर्मली इतनी इज्जत मिलती नहीं थी, आजकल कुछ ज्यादा इज्जत मिल रही है और ये हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी का कमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर खासकर। ठीक है, तो यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, अब्राहम अकॉर्ड को और नेक्स्ट वर्जन पर ले जा रहे हैं कि पहले जो रिलेशन हुआ करते थे इजराइल के रिलेशन हो रहे हैं, इनके साथ में सही और भी कई सारी कंट्री आ रही हैं, अरब वर्ल्ड भी, यूएई और सब मिलकर यहां पर क्या कर रहे हैं, अब एक टाई बना रहे हैं इजराइल के साथ में, जो कि पहले चिढ़ते थे। अभी एम्बेसी खोली जा रही है इजराइल के अंदर में, तो एक नॉर्मल माहौल हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर बात करें तो मार्केट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेनिफिट मार्केट। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से इंडिया इज ए मैसिव कंज्यूमर, तो यहाँ पर हम भी सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो देखने को मिलेगा। देखिए अब ना हमारे देश में थोड़ा पैटर्न चेंज होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग कंज्यूमर रहते थे, आज के डेट में भी काफी चीजें देख लो, लोगों देखिए दुनिया में एप्पल फोन बनाया, हम लोगों ने दबाकर कंज्यूम कर दिया। एक तरीके से फेसबुक बनाया, हम लोगों ने कंज्यूम कर दिया, ठीक है। ट्विटर बनाया, हम लोगों ने कंज्यूम कर दिया। व्हाट्सएप बनाया, हम लोग कंज्यूमर बन गए। इंस्टाग्राम बनाया, हम लोग कंज्यूमर बन गए। वो तो टिकटॉक था, भगा दे यहाँ से, अलग बात हो गई, वरना हम लोग धांसू कंज्यूमर बन गए थे। तो मुद्दा क्या आता है निकल कर यहाँ से? मुद्दा यहाँ से निकल कर आता है जब भी आप लोग इन चीजों को देखोगे कि आज की डेट में अगर आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इश्यू आता है कि हम लोग अब तक कंज्यूमर थे, पर लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सपोर्टर बन रहे हैं। हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी कम होती जा रही है। इससे हमारी कंट्री का कद जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अलायंस रहेगी, अच्छे अच्छे लेवल पर काम करेंगे, पॉलिटिकल अलायंस, सोशल अलायंस, तो इससे और भी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अगर कल को आप लोगों से कोई पूछ ले कि इजराइल और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये यहाँ पर अभी मिलकर काम किया, यूएस से जो था यहाँ पर ये क्या था, ये बिचौलिया था, तो यूएई, ओमान, कतर या फिर सऊदी अरेबिया। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर आप लोगों को ए नजर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूजन आना नहीं है, यानी कि टॉपिक को ऐसे तैयार करो ताकि सारी चीज समझ में आ जाए। तो I2 U2 के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में देख लिया, क्वाड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है वो भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें बता दी। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं यहाँ पर। ये आर्टिकल जो था द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया। अभी यहाँ पर बात करेंगे IMD के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। फिर क्या है? तो अभी जानेंगे क्या है। ये एक तरीका इंडेक्स है जो कि यहाँ पर तैयार किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाया करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 रिपोर्ट या फिर जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग कवर कर सकते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात की जाती है। हमारी रैंक जो है वो इंडिया जो है वो 6 प्लेसेस जम कर 37 पर पहुंच गए IMD रैंकिंग के तहत। IMD रैंकिंग क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ये है जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाएगा कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार किया था है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा तैयार किया था। और इसी की रैंकिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारी रैंक जो है वो 37 पर आप लोग को देखने को मिलेगी। इसमें अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर जो कंट्री यहाँ पर 1 पर डेनमार्क देखने को मिलेगा, 2 पर स्विट्जरलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये रैंकिंग है 2020 की और ये है 2021 की। हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 43 थी, यहाँ पर अभी ये 37 हो गई है, यानी कि 5 का जंप हो गया है। तो हमारे लिए तो पॉजिटिव चीज़ है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये स्विस की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पर ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेस है उसका। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कुछ हाईलाइट के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो ग्लोबल परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो डेनमार्क है वो यहाँ पर अभी आप लोगों को टॉप पोजीशन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 63 नेशन की टॉप पोजीशन जो है वो डेनमार्क के हाथों लग गई। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, हांगकांग। तो ये कम से कम 5 देश जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया जो है 37 पर हो गया, पहले 43 पर था। 2 बातें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें होगी, सिंगापुर 5वें से 3rd पोजीशन पर आ गया, तो ये काफी बड़ा जंप आप लोग यहाँ पर देखते हैं। हांगकांग का भी अच्छा खासा जंप है, जो कि एक तरीके से चाइना का पार्ट माना जाता है, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग एशियन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो सिंगापुर हो गया, इसी के साथ में हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, और यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 17th चाइना है, और ऑस्ट्रेलिया भी अगर बात करें तो 19th पर ऑस्ट्रेलिया है। बोथ रसिया और यूक्रेन जो है वो यहाँ पर उसकी असेसमेंट नहीं किया गया इस एडिशन में, क्योंकि वहां पर डेटा अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ लेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में कौन सी कंट्री का डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन सकता है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं हाईलाइट क्या रही इंडेक्स की। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये बनेगा, ये जो इंडेक्स है वो 4 पैरामीटर पर तैयार किया जाता है, यानी कि 4 कंधों पर रखकर इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर बोझ कितना है, यानी कि वेट कितना है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 37 इन 2021 ये 28 हो गई है, यानी कि ये बढ़कर अब एक तरीके से रैंक जो है अच्छी हो गई है, पहले बुरी रैंक थी। गवर्नमेंट इफिशिएंसी भी बढ़ गई यहाँ पर, पहले यहाँ पर 46 थी, यहाँ पर अब ये 45 हो गई है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो बिजनेस की इफिशिएंसी भी देश के अंदर बढ़ गई है,
32 थी यहाँ पर, ये 23 हो गई है, ठीक है। पर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत जो विकास है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ जाता है, तो ये बताया गया इनके द्वारा, वो 49 की 49 पर है। हमारी जो रैंक है ये यहाँ पर बढ़ी है और बढ़ने के बाद में 43 से 47 हो गई है, तो ये इंडिकेटर है जिस पे बढ़ी है। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने कि ये बताओ कि कौन कौन से 4 कंधे हैं जिस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफिशिएंसी, बिजनेस इफिशिएंसी और इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये 4 कंधे हैं जिस पे ये तैयार किया जाता है रखकर। रीजन क्या है हमारी कंट्री की जो गुड परफॉर्मेंस की, तो सबसे बड़ा तो यही रहा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप लोग जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं और फ्री एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं, और फिर आप लोग बोलने लगे यहाँ पर कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 साल से उनको सारी फीस अपनी पीछे की देनी पड़ेगी आखिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रेट्रोस्पेक्टिवली फीस आप लोगों ने ले ली वहां से, तो ये एक तरीके से गलत है यहाँ पर, क्योंकि बोला था कि आप लोग यहाँ पर फ्री पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों को फीस लेनी है तो वो आज से लेनी स्टार्ट करो। कि हाँ आप लोग बोले कि अब यहाँ से फीस लगेगी, क्यों भाई साहब एक ऑफिस हो गया है, कई सारे लोगों को जॉब दे दी है, ये हम लोगों ने तैयार कर दिया है, तो उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो अब मैं यहाँ से फीस लूंगा। तो ऐसा अगर कोई इंसान बोलता है तो वो समझ में आता है कि ये बताकर ये काम कर रहे हैं। पर लेकिन अगर बोले कि पहले फ्री पढ़ा रहा था और एकदम बोलने लगी पिछले 4 साल की भी फीस दे दो, तो ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया, कुछ टाइम पर तो छूट दी गई टैक्स में, और आप जो है फिर बोलने लगे कि ये लूप होल थे, उस टाइम पर छूट नहीं दी थी, ये हमसे गलती हो गई, हमारी जुबान फिसल गई, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और अब मैं जो है पूरा टैक्स यहाँ पर वसूलूंगा। तो इसके चलते कई सारे इंटरनेशनल केस भी हम लोग हारे, जिसमें आप लोगों ने वोडाफोन देखा, ठीक है, कैरिन इंडिया वाला केस आया, तो कई सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आए। इसी के साथ में री रेगुलेट किए गए यहाँ पर कई सारे सेक्टर को, ताकि आसान किया जा सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, इसी के चलते हम लोग अभी टारगेट रखकर आए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का, तो उससे भी हमारी कंट्री की इमेज भी बढ़ी है, और क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया जहां पर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, और यही परफॉर्मेंस हमारी कंट्री में ये वाली परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, तो रिजल्ट यहां से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि यहाँ से आप लोग बेसिकली आंसर राइटिंग भी अगर लिखने के लिए आ जाए, तो अपनी कंट्री की परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में परफॉर्मेंस क्यों बढ़ रही है। तो वर्क फोर्स कैसा है हमारा, वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर 5 अट्रैक्टिव जो फैक्टर है हमारे देश के अंदर में, एक तो स्किल्ड वर्क फोर्स पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे देश में स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो उसके चलते स्किल्ड लोग जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आप लोगों को अच्छी होती है यहाँ पर नजर आएगी हमारे देश के अंदर में। इसी के साथ में काफी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर में आप लोगों को डायनेमिज्म देखने को मिलेगा, एक तरीके से हाई एजुकेशन लेवल होता जा रहा है, ओपन और पॉजिटिव जो एल्टीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखें कितने सारे नए नए स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं देश के अंदर में, तो लोग जो है वो जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाले बनते हुए जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन है कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस करने का माहौल बनाना। वरना बिजनेस करने का मतलब पहले टाइम पर ऐसा था कि लोहे के चने चबाना, आज आसान हो रहा है, पर लेकिन फिर भी इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग बोलो कि यार हम भी बिजनेस करने बैठ जाते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो या फिर बिजनेस के बारे में सोचो, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर देखना कि कोई ना कोई 30 मार हाउस मार्केट में बैठा मिलेगा जो आप लोगों को खाने के लिए तैयार रहेगा। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए घर में। अगर आज के डेट में अगर 4 पर्सन है, तो एक पर्सन मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, एक पर्सन जो है फौज में है, एक खेती कर रहा है, और एक दूसरी किसी जॉब में है। तो ये एक पर्सन जो है अगर कल को बिजनेस करता है, तो अगर कल को ये डूबने लगे तो यहां से सपोर्ट मिल सकती है। पता चला सारे एक ही बिजनेस में चले गए और बिजनेस गया डूब। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया कोविड-19 के टाइम पर, कि पूरा परिवार एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये गलती कभी मत करना। वो नहीं कहते कि एक ही टोकरी में अंडे नहीं रखने सारे, पता चला टोकरी टूट गई, सारे अंडे फूट गए, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो इस तरीके से लेकर चलो। इंडिया जो है वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला आत्म भारत मिशन हमारे कंट्री में चलाया गया, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दिया गया, यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, और टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट देखने को मिला, और स्किल और ये सब चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई दी। तो यहाँ से चीजें निकल कर आती हैं। अब थोड़ा इंडेक्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है यहाँ पर, ये जिसको IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक भी आप लोग बोलते हैं, सबसे पहली बार जब पब्लिश की गई तो 1989 में पब्लिश की गई। अब ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहां से देखा जाता है लॉन्ग टर्म वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है। 4 फैक्टर जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, तो उसके बेस पर निकल आता है। और ये 4 फैक्टर के अंदर भी 334 जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। तो एक डीप इंडेक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, हवाबाजी में बात नहीं की जाती, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इंडेक्स से अक्सर क्वेश्चन भी आप लोग पूछे जाते हैं, जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में आप लोग बताइए, यहाँ पर किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, UN ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, UN वुमेन के द्वारा, या फिर यहाँ पर वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ए यहाँ पर
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया था और हमारी जो रैंक है यहाँ पर काफ़ी नीचे आप लोगों को देखने को मिल रही थी, 140th पोजीशन पर हम लोग नजर आ रहे थे। ठीक है, नीचे से टॉप जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। तो ये चीज़ें भी हम लोग को समझनी पड़ेगी, कैसे हम लोग अपनी कंट्री में जो इंडेक्स बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो आप लोगों को भी यहाँ पर थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है तो यानी एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि देख हम देख काम करना है, सामने वाले लुढ़क रहे हैं तो हम भी लुढ़क जाएं। तो हम लोग को अपने इस तरीके चीज़ें लेकर चलनी है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल कर आए। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो यार, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे लेवल पर आगे लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो उसी के बारे में आर्टिकल आया यहाँ पर। और आने वाले टाइम में अगस्त या सितंबर महीने तक हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में, तो मैं आप लोगों को डिटेल में कवर करूंगा कि कौन कौन सी ये टेक्नोलॉजी है। और क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, ये ऑलरेडी यूपीएससी 2016 में इसी से रिलेटेड यहाँ पर लाइफ आई के बारे में, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो अच्छे से पूरा आर्टिकल देखेंगे, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स जेईई पेपर 3 साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। 5G को रोल आउट करने की बात की जा रही है अगस्त सितंबर के टाइम पर हमारे देश में, और अलग अलग कंपनी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर एक सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है प्राइसिंग का। मतलब क्या है, आप लोग ये सोचिए आज के दिन में आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क आते हैं एयरटेल के, जियो के या फिर किसी और के, तो वहां पर उनके द्वारा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास किया गया। यानी कि पहले आप लोग जब यहाँ पर 1G यूज किया करते थे 2.4 kbps स्पीड आया करती थी भाई साहब, सोच लो कि यहाँ पर बस बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगे 2G आ गया, ठीक है, 64 kbps आने लगी, डिजिटल वॉइस प्लस सैंपल डेटा आप लोग सिंपल डेटा आप लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, 3G में आकर थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पर 2000 kbps की स्पीड बढ़ी और ब्रॉडबैंड आने स्टार्ट हो गए। फिर यहाँ पर 4G आया, इसने चीजें चेंज करी, और जब 4G आया तब लोगों ने यहाँ पर, आज के दिन में मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये 4G की करामात है, वरना यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। अब 5G जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो काफी अच्छे लेवल पर, तो यहाँ पर 1 Gbps आप लोग यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगी, तो ये काफी अच्छे लेवल पर आप लोग यहाँ पर चीजें नजर आएगी। जो खासकर यहाँ पर जो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक रियल टाइम में चीजें बताई जा सकेंगी, यानी कि काफी अच्छे लेवल पर इंटरनेट यूज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि आने वाले टाइम पर इंटरनेट की दुनिया को चेंज करने वाला है, जो 5G यहाँ पर आएगा। तो इसके चलते क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनी है यहाँ पर इस एरिया में काम कर रही है, उनको अपना ढांचागत विकास करना पड़ेगा, उनको अच्छे लेवल पर चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर आज के डेट में काम कर रही है तो उसको समझना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है इस फील्ड में, तो ही जाकर चीज़ें जो हैं वो सुधर पाएगी। अगर नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर चीज़ें नहीं सुधरेंगे। तो चीज़ें सुधारने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना पुराना जो चल रहा है वही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। इस यहाँ पर बेसिक मुद्दा यहाँ पर यार देखो ये है कि आज की डेट में अगर यहाँ पर ये ढांचा बढ़ता है तो उसके साथ में कई सारे और भी आप लोगों को जॉब के पॉइंट ऑफ से बात की जाए, और भी कई सारे इशू के पॉइंट ऑफ से, जैसे मान लीजिए आज की डेट में इंटरनेट अच्छा यूज होने लगा, ठीक है, तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लोगों के हाथ में यहाँ पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से टेलीकॉम जो कंपनी है वो यहाँ पर मिनिस्टर साहब को बोल रही है यार थोड़ा सा कम करो ताकि हमारी जिंदगी जो है वो थोड़ी सुधरे। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ रहा है। मोर और लेस अगर बात की जाए तो देखिए ऑक्शन जो होना है उसके टाइम पर देखा जाएगा लगभग जून के महीने में क्या क्या यहाँ पर चीजें को इंक्लूड करके चलना है। पर लेकिन प्राइसिंग जो है उसको देखा जाएगा कि लॉजिकल प्राइसिंग रखी जाए ताकि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कंपनी, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सके। मोर देन यहाँ पर बात की जा रही है 1 लाख जो मेगा हर्ट्ज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिकमेंड किया जा रहा है ऑक्शन के लिए। तो इससे आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लगभग यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो रिजर्व किया जाएगा प्राइसिंग 5 लाख करोड़ फॉर 20 साल के लिए, यानी कि 5 लाख करोड़ यहाँ पर 20 सालों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5G के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पर लेकिन हर एक चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोग बोलोगे हैं 5G के भी नुकसान है, जी हाँ 5G के भी नुकसान है, वो बाद में बताऊंगा, पहले फायदे देखते हैं। ठीक है, फायदे क्या क्या है, यानी कि प्रोज क्या क्या है। हाई स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी शानदार डिवाइस के, जो आप लोगों को 4G में देखने को मिलती है, उसके कंपेयर में एक और हाई लेवल पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। लो लेटेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। मान लीजिए मैं वीडियो आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूं तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसमें जब थोड़ा सा गैप आता है तो वो लेटेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो लेटेंसी जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, बेसिकली ये बोला जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर उसमें कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल बहुत ही कम करेगा और वर्चुअल रियलिटी को और ज्यादा एफिशिएंसी में लेकर आएगा। यानी कि लोग जो है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी बिल्कुल इसी टाइम पर सारी चीजें चल रही हैं, कोई भी उसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा। इंक्रीज करेगा कैपेसिटी एज कंपेयर टू 100 टाइम जो 4G में थी, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मोर बैंडविड्थ, यहाँ पर 5G के अंदर में और ज्यादा बैंडविड्थ, यानी कि और ज्यादा
डेटा को आप लोग आसानी से ट्रांसफर यहां पर कर पाओगे। इसी के साथ में कई सारे इनोवेशन निकल कर आएंगे। कल को चलकर अगर ये सारी चीजें होती है तो ऐसा होगा कि लोग जो है बिल्कुल लाइव बैठकर सारे काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि और प्रोडक्टिव वे में चीजें आप लोग को अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी और इफिशियंसी में आप लोग को चीजें आगे आने वाले टाइम में निकल कर आएगी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पावरिंग इनोवेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ड्रोन या सेंसर के बारे में अगर बात की जाए तो। ठीक है, लेसर टावर कंजेशन आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि और अच्छे लेवल पर चीजें होंगी, जो कंजेशन वगैरह रहता है उसमें भी यहां पर कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी पॉजिटिव चीजें यहां पर निकल कर आती है। लो लेटेंसी के बारे में याद रखिएगा जो मैंने बताया, तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी। अच्छा, ये भी करेगा वो भी करेगा, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बड़ा अच्छा रहेगा, 5G आ जाएगा तो जो रो के चीजें चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा, कुछ अच्छी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन कई सारे इशू भी यहां पर निकल कर आने वाले हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड ग्लोबल कवरेज है यहां पर। देखिए, अगर आप लोगों को यहां पर बात करें तो यहां पर कोई अगर अच्छी स्पीड लेकर आनी है तो यहां पर अच्छी स्पीड जो है उसके लिए ज्यादा डिवाइसेस आप लोगों को यूज करनी पड़ेंगे, क्योंकि एक डिवाइस जो है कितने एरिया को कवर कर सकती है, तो वो आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि यहां पर मेन डिसएडवांटेज है उसके बारे में अगर बात की जाए, ग्लोबल कवरेज एरिया जो है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, स्पेसिफिक लोकेशन को यहां पर ये कवर कर पाएगा। ठीक है, इसी के साथ में डिक्रीज करेगा ब्रॉड जो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग डिस्टेंस है यहाँ पर ये। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 4G के कंपेयर में यहाँ पर स्पीड तो ज्यादा आएगी, पर लेकिन 4G का एक खंभा जितना चीजें कवर कर लेता है उतना 5G का खंभा कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अपलोड स्पीडिंग अच्छी रहेगी, पर लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, ये बात यहाँ पर की जा रही है। यानी 5G में अगर बात करें, इंश्योर करेगा कि यहाँ पर एक तरीके से हाई डाउनलोडिंग स्पीड। ठीक है, पर लेकिन अदर हैंड अपलोडिंग जो स्पीड है वहां पर वो ज्यादा बेटर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यानी कि मेरे लिए दिक्कत रहेगी वीडियो को अपलोड करने में, नॉट ओवर 100 Mbps। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरे एंड पर आप लोगों को फायदा रहेगा हालांकि। ठीक है, इसी के साथ में एक तरीके से जब यहां पर हाई स्पीड हाई कनेक्शन रहेगा तो बैटरी का भी इस्तेमाल जो है वो काफी एक तरीके से टकाटक तरीके से आप लोगों की बैटरी जो है वो खत्म होती है आप लोगों को नजर आएगी। साइबर सिक्योरिटी में जब इतना इंटरनेट अभी यूज चलता है, अगर उसमें हाई इंटरनेट अगर यूज होगा, ये देखने को मिलेगा कि इतने ही ज्यादा फास्ट आप लोग यहाँ पर ये केसेस निकल कर आएंगे साइबर थ्रेट से रिलेटेड, तो ये काफी बड़ा इशू आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो भी एक मुद्दा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेसर टावर कंजेशन, ये तो सारी मैंने चीजें बताई दी। बाकी यहाँ पर कौन से में अभी बात करें, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, क्योंकि जितना ज्यादा हाई सिग्नल होगा उतनी जल्दी चीजें। लैक ऑफ इंस्क्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कनेक्शन प्रोसेसिंग में, यानी कि एक तरीके से फास्ट स्पीड है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो चैलेंज क्या क्या है, क्रिटिकल ढांचागत विकास करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी रो रही है कि हम लोग यहाँ पर ढांचागत विकास नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी यहाँ पर देखना पड़ेगा, कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। कैपिटल इन एजुकेशन, यानी कि बता मैंने अभी यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। एडेप्शन लेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, डिजिटल डिवाइस कितनी कन्वर्ट हो पा रही है। अभी भी बहुत सारे फोन ऐसे जिनमें 5G आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, किस एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, तो नीड्स ऑफ सर्विस देखने को मिलेगी, प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा अच्छा है और कितने यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुद्दे, अगर इनके बारे में बात की जाए। आज की डेट में अगर बात करूं इंटरनेट यूजिंग के बारे में आप लोगों से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पर 2003 में हमारी कंट्री जो थी वो काफी नीचे आया करती थी इंटरनेट यूज करने के मामले में, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग लगभग दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद में इंटरनेट यूज करने वाली पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब है डिजिटल के फील्ड में हम लोगों ने काफी शानदार एंट्री की है, पर लेकिन इतने अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग को इसमें काम करना है, डिजिटली लोगों को और ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में, ये तो अभी पुराना डेटा है, 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी और भी ज्यादा यहाँ पर चीजें बढ़ चुकी हैं, इंटरनेट का और ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में, अगर बात करें कोविड-19 के बाद में तो खासकर। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। अगर बात करें रूरल इंडिया में भी यहाँ पर काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में अर्बन इंडिया में भी। ठीक है, यहाँ पर बात अगर की जाए तो यहाँ पर ये क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर अगर एज ग्रुप के बारे में आप लोग बात करें, एज ग्रुप में, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 15 से लेके 12 से 15, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप देखने को मिलेगी 20 से लेके 29 के बीच में, ये एज ग्रुप सबसे ज्यादा इंटरनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में आप लोग बात करें। ठीक है, यहाँ पर इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जेंडर के बारे में। ठीक है, ऑल मेल, रूरल और अर्बन के बारे में बात करें। ठीक है,
यहाँ पर अगर ये जो जेंडर जो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, मेल आप लोग को गांव में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेसिकली सिटी में। तो देखिए फीमेल और मेल दोनों यूज़ करते हैं, पर गाँव में आप लोग को मेल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फीमेल के पास में नहीं रहता है। इंडिया में अगर बात करें अभी भी चाइना से बहुत पीछे हैं, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कुछ एरिया है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। ये डेटा में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। मतलब गांव में ज़्यादा है, मतलब रूरल इंडिया में ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, अर्बन में ज़्यादा होने चाहिए थे ना। चलिए इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के तो पूछा गया था यहाँ पर 2016 में, लाइफ हाई के ऊपर पूछा गया यहाँ पर, बेसिकली रिसेंटली न्यूज़ में भी था उस टाइम पर। यहाँ पर ये तो बोला गया कि यहाँ पर ये यूज़ करता है लाइट एज ए मीडियम फॉर द हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि यहाँ पर इट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम फास्टर देन द वाईफाई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये बताना है। ए में बोला गया यहाँ पर बेसिकली वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको। सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो लाइट को यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए, और जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और सेवरल टाइम फास्ट है, पर लेकिन रेंज इसकी लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां तक लाइट की रेंज है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ओके, फॉरेस्ट कवर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील कर सके। क्योंकि इस तरीके से जब आप लोग देखोगे क्वेश्चन को तो फिर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे, और जब क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो मेरा बेसिक पर्पज यार यही रहता है कि जब भी आप लोग एग्जाम में जाकर बैठो तो आप लोग कंफर्टेबल फील करो। तो फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अच्छे से उनको कनेक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने है, बात की जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर बात की जा रही है कि कौन सी यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला गया है इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो कि यूएन की एजेंसी है, और इंटरनेशनल एफर्ट के साथ में यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से भुखमरी को खत्म करना है उसके ऊपर काम करती है, और इसी के साथ में यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ में यहाँ पर ये नेतृत्व करती है कि कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं और वो सब चीजें। ग्लोबल फॉरेस्ट अगर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसी के द्वारा रिलीज की जाती है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल के अंदर मिलेंगे जब डिस्कस करूंगा, मैंने सोचा पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट शैल एंडेवर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। ये कहाँ पर मेंशन है, यानी कि राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करे, यहाँ पर सेफगार्ड करे चीजों की। तो उसमें यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात की जा रही है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, या फिर नन ऑफ द अबव। कॉमन सेंस से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, ये भी इसी आर्टिकल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि अरेंज करो, यहाँ पर क्या अरेंज करना है, बात की जा रही है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कवर, यानी कि कहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना पाया जाता है उसको आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि कहाँ पर फॉरेस्ट कवर यानी कि जंगल है वो ज्यादा पाया जाता है और कहाँ पर कम पाया जाता है, ये उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से वो करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो देखता हूं ये क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी को आप लोगों यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज के रेफरेंस में रेज करना है कि कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, मेघालय, अंडमान निकोबार, मिजोरम या लक्षद्वीप। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी आर्टिकल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से आर्टिकल को समझ पाए। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, हालांकि इनमें से कई सारे पॉइंट जो हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सको। ठीक है, जिससे कि चीजें जो हैं आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। चलिए तो आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर काफी शानदार तरीके से कवर किया गया, और यहाँ पर वर्ल्ड जो फॉरेस्ट 2022 में बोला जा रहा है 10% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है अर्थ का वो लॉस्ट कर चुका है 30 साल के अंदर। यानी कि लास्ट 30 साल में यहाँ पर हम लोग लगभग 10% अपनी पृथ्वी पे से जंगल को खत्म कर चुके हैं। तो अगर इसी पैटर्न में चलते रहे तो जल्दी ही हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। आप लोगों को पता है अभी हम लोगों ने बातें की है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में 2070 तक का हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। भैया ऐसे तो ना बन पाने के, अगर इस तरीके से कार्बन न्यूट्रल बनते तो फिर तो वही बात है, जो इंसान पढ़ता नहीं है वही सबसे पहले टॉप करता। तो ये वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा का पूरा आर्टिकल। जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने 4 पूछे अभी, उनके सबके आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे आर्टिकल इंक्लूडेड है, कई सारे आर्टिकल फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। वैसे तो न्यूज तो छोटी सी थी, पर लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन में आप लोग को बताऊंगा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल भी बताऊंगा और चीजें आप लोग बहुत सारी समझ पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट वाले एरिया के साथ में। ये जो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। ये बेसिकली है एक तरीके की एक एडिशन है इसका रिपोर्ट का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यानी कि 2022वां जो संस्करण है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, तो ये इसका संस्करण है, इसके द्वारा कई सारी बातें बताई गई है। इसने ये बोला है कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 420 मिलियन हेक्टेयर अप्रोक्सीमेट लगभग 10.34% जो है, लगभग आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोले तो 10% जो है वो लास्ट 30 सालों में फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गए। ये रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री जो कांग्रेस है उसके द्वारा प्रिपेयर की गई और यहाँ पर बात की गई किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है आज के डेट में कंडीशन खराब चल रही है। जो यहाँ पर ग्रीन रिकवरी और इसी के साथ में इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोग को बताया किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 420 मिलियन हेक्टेयर जो है यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है 1990 से लेके 2020 तक का। मैंने 30 साल बताया ना, तो 30 साल में यहां पर इतना खत्म हो चुका है। वैसे पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर बात करेंगे तो 4.06 बिलियन यानी कि 31% जो पृथ्वी है जियोग्राफिकल एरिया उस पर नॉर्मली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको हालांकि 33% करने की बात की जाती है, बाकी बहुत सारे देशों में काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा निकल कर आती है। अगर बात करें डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों की कटाई। जो हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ब्राजील के जो अमेजन फॉरेस्ट है उनके जंगलों को जो है उड़ा दिया गया मतलब उनके जंगलों को काट पीट कर खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर चाहते हैं वहां के प्रेसिडेंट और लोकल एरिया के लोग कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जा सके। अगर इस तरीके से जिसको पृथ्वी का लंग कहा जाता है वो जंगल भी इस तरीके से कटेंगे तो फिर क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी वो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट वो लॉस्ट हो रहे हैं यहां पर एवरी ईयर बिटवीन 2015 से लेके 2020 तक का। यानी कि जो ये मैंने आप लोगों को बताया ना, यहां पर ये वाले 420 मिलियन हेक्टेयर ये खत्म हो गए। ये तो चलो फिर भी आराम आराम से हो रहे थे पिछले टाइम में, पर लेकिन 2015 से लेके जो 20 तक का भी टाइम चला है ना, इसमें भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से सारे जंगल काटे गए। और ये जो जंगल है इस तरीके से काटे जा रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम लोग अपनी ही जिंदगी यानी कि हम लोग उसी पेड़ को काट रहे हैं जिस पेड़ की टहनी पर हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। 47 मिलियन हेक्टेयर तो प्राइमरी फॉरेस्ट खत्म कर दिए यहां पर। अब आप लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं? चलिए एक बार सोचिए प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले वैसे मतलब मजाक में, या फिर आप लोगों से कोई अगर आप लोगों का ज्योग्राफी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब ये बताओ प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो आप लोग क्या आंसर दोगे प्राइमरी फॉरेस्ट के बारे में? तो देखता हूं कौन सा आंसर यहां पर देता है। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पूरे प्राइमरी फॉरेस्ट, टेंशन मत लेना। तो बात की जा रही है 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक का 47 जो यहां पर मिलियन हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट खत्म हो गए और मोर देन 700 जो मेगा हेक्टेयर यहां पर ये लगभग इसी के साथ में 80% यहां पर टोटल फॉरेस्ट एरिया ये आप लोग खत्म होते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से यहां पर जो प्रोटेक्ट करने लायक थे यहां पर उन में कोई इंसान भी नहीं जाता था, वो भी खत्म हो गए। मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पर, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होता है? प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर नेटिव स्पीसीज होती है यानी कि लोकल जंगल होते हैं और वहां पर कोई ज्यादा एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि ऐसे जंगल जहां पर ह्यूमन नहीं रहते जाते हैं और स्पेशली यहां पर कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस भी उनके अंदर नहीं होता है। यानी कि वो बड़े बड़े जंगल जहां पर कोई भी काम नहीं चल रहा है जो बिल्कुल प्रोटेक्टिव है। जैसे अगर मोटे मोटे तौर पर बताऊं, अवतार मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अवतार मूवी के सीन आप लोगों को याद आ रहे हैं कुछ इस तरीके से जंगलों के साथ में यहाँ पर कनेक्ट थे। और ये जंगलों के प्राणी इनको आप लोग जानवर ही बोल सकते हो एक तरीके से, बाहर की दुनिया के इंसान नहीं है जो कि जंगलों को काटते हैं, ये जंगलों से प्यार करने वाले जंगलों के साथ में कनेक्ट लोग यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये प्राइमरी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं यहाँ पर। बेसिकली प्राइमरी फॉरेस्ट है जहां पर बाहर की दुनिया का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, मतलब जिसके ऊपर इंपैक्ट नहीं है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर 47 मिलियन खत्म कर दिया। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी में यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि जिसको हम लोग बोले ना हम लोगों ने बर्बाद नहीं किया, जिसको हम लोगों ने टच नहीं करना चाहिए, वो भी हम लोगों ने इतना टच कर डाला। तो इतने टची हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर जंगलों के साथ में। इस तरीके से चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, देखिए रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक तो चीजें ये बता रही है कि डिग्रेडेशन एंड द फॉरेस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से डिग्रेडेशन, यानी कि एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिमेन डिग्रेड रह रही है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यहाँ पर होता जा रहा है। इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसी पैटर्न में अगर हम लोग चलते रहे,
अनलेस एडिशनल एक्शन अगर कोई ले गए, यहाँ पर 289 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्ट किए जाएंगे 2016 से लेके 2050 तक का अलोन। और इसकी वजह से 169 ये गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप लोग एमिशन यहां पर देखना मिलेगा। यानी कि बोला यह जा रहा है कि जो टारगेट रखे गए ना अलग अलग देशों के द्वारा 2070 तक का ये खत्म कर देंगे और वो कर देंगे, ये कोई भी अचीव नहीं होने वाला है। अगर जिस स्पीड में आप लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो जंगलों की कटाई नहीं करनी है, इसकी वजह से सारे जिस भी तरीके जंगल है यहाँ पर बेसिकली डिफिकल्टी हो गई है रिकवर करने में। जो भी यहाँ पर एक तरीके से कार्बन एमिशन जो जितना हो रहा है उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें निकल कर आ रही है और ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जितना ज्यादा कार्बन एमिशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। जितना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हर एक लेवल पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लीजिए, और चाहे वो आप लोग किसी भी एरिया के बारे में बात करिए। खासकर अगर पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर इन्वायरमेंट या फिर आप लोग फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे फूल पत्तियां, हर एक जगह आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम लोग को सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग इसको नहीं सुधारेंगे तो फिर ये हमको सुधार देगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि नेचर के साथ में जितना खिलवाड़ हम लोग करेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कतें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। जो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये बात सुनकर तो आप लोग थोड़े हैरान भी हो जाओगे। आज के डेट में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है एक जो रिपोर्ट है यहाँ पर इसके द्वारा आज की डेट में, कि अभी रिसेंटली 15% जो अभी पिछले कुछ टाइम में जो 250 के करीब नई नई जो बीमारियां निकल कर आई है जिसको हम लोग झेल रहे हैं, उसमें से 15% ऐसी हैं जिनका फॉरेस्ट के साथ में डायरेक्ट लिंक है। यानी कि फॉरेस्ट से वो बीमारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 30% जो न्यू डिजीज है यहाँ पर रिपोर्ट की गई है 1960 से, वो सारी जंगलों के जो जंगल को हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं और लैंड यूज कर रहे हैं जंगलों में घुस कर, उससे वो बीमारी निकल कर आ रही है। यानी कि कई सारी महामारी अभी जो आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिल रही है, जैसे डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोगों का कनेक्शन जो है वो जंगलों के साथ में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो जंगल हम लोग काट रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हम लोग बहुत सारी बीमारियों को अपने पास से बुला रहे हैं, और ये बीमारी जो है इस लेवल पर बढ़ेंगी कि हम लोग खुद जो है इनके नीचे पिसते हुए नजर आएंगे। एनुअल ग्लोबल कंजप्शन जो है ऑल नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनको आप लोग कंबाइन कर देते हैं तो बात की जा रही है एक्सपेक्टेड है कि मोर देन डबल। बेसिकली बात ये की जा रही है यहाँ पर कि इस तरीके से जैसे हम लोग चीजों को खत्म कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी को एक डायलॉग नहीं, इसमें महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी नीड के लिए यानी कि आवश्यकताओं के लिए तो हमारी पृथ्वी काफी अच्छी है, इसको हम लोग पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, पर लेकिन हमारी ग्रीड, हमारे लालच के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो नीड के हिसाब से अगर यूटिलाइज करेंगे तो बेस्ट है, पर लेकिन ग्रीड के हिसाब से नहीं। तो ये बात की जा रही है कि अभी फिलहाल जितना हम लोग यूज कर रहे हैं 92 बिलियन टन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको आने वाले टाइम में 2060 में अगर इसी स्पीड से हम लोग बढ़ते रहे तो ये 190 बिलियन यूज करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि लगभग डबल के करीब हम लोग इनको यूज करेंगे। और उसकी वजह से जो बायोमास एक्सट्रैक्शन है वो भी यहाँ पर जो अभी आप लोगों को 24 के करीब देखने को मिल रहा था, ये 44 होगा। देखिए होता क्या है, आज के दिन में आप लोगों ने पेड़ काटे, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी काम किया, पर लेकिन आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर उसको रिप्लेस नहीं किया। पेड़ काटे तो पेड़ लगा दिए, तो आप लोगों ने रिफोरेस्टेशन नहीं किया, बस डिफोरेस्टेशन किए जा रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन करने की वजह से पेड़ खत्म होते चले जाएंगे, पर लेकिन आगे पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी। गार्बेज इतना निकल कर आ रहा है जिसकी कुछ नहीं है, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए हम लोगों ने, एल्कोहल के लिए कहीं कुछ किसी चीज के लिए हम लोग बेसिकली इनको यूज कर रहे हैं। और ये ऐसी चीजें जो हम लोग बना रहे हैं, इनसे और ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में जा रही है, इनडायरेक्ट वे में जितना हम लोग ये चीजें निकाल रहे हैं उतना ही ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही अगर पैटर्न में चलते रहे तो ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि पृथ्वी जो है वो आग का गोला बनेगी। वरना इलोन मस्क वाली बात फिर याद आएगी, चलो मंगल ग्रह पर चलते हैं, थोड़ा कुछ रहने की जगह खोज लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो हम लोगों ने रहने लायक छोड़ी नहीं। तो ये सिचुएशन हम लोग को अभी से समझनी पड़ेगी, क्योंकि वही बात होगी फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो वाली बातें हैं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा भी यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है पहले आप लोग ये बताइए। बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO आप लोग बोलते हो, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसी बहाने से एक एजेंसी भी आप लोग की कवर हो रही है इस आर्टिकल के अंदर में। ये सारी स्टेटिक चीजें हैं, आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा आप लोग को बताई जाती हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं डायरेक्ट। इसीलिए जब आप पेपर देके आते हो ना, बोलते हो सर सारे क्वेश्चन लग रहा था आपने बना रखे हैं, वो यहीं से निकल कर आते हैं और हम लोग क्लास में पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि वो इस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई कराई जाती है, तो उसको आप लोग लेकर चलिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली लेट देयर बी ए ब्रेड, ये इसका मोटो है यहाँ पर, और ये भुखमरी को खत्म करने का टारगेट रखते हैं। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर 1945 में इसको क्यूबिक कनाडा के अंदर बनाया गया था, 16 अक्टूबर 1945, ठीक है।
रिलीज की जाती है इसके द्वारा रिपोर्ट, तो आप लोगों से एक रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखिएगा, रिपोर्ट जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में बात करें तो ये जो प्रस्तुत की जाती है ये यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी क्लैरिटी नहीं रहेगी अगर कोई ऐसी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में। तो ये बोल रही है यहाँ पर कि हमारे पास में टाइम नहीं बचा है, जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे गरीबी को घटा पाएंगे, कैसे हम लोग इस टेम्परेचर को घटा पाएंगे और कैसे हम लोग दूसरों का फ्यूचर जो है आने वाले जनरेशन को सेव कर पाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा और फॉरेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा और एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। क्योंकि ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, उसमें हम लोगों ने क्या बातें की थी, उसमें ये तो बातें की थी कि कैसे हम लोग को अपनी पृथ्वी को सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए हम लोग को काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सपनों में कुछ नहीं होता है। रिस्टोर करना पड़ेगा डिग्रेडेड लैंड को और इसी के साथ में एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी एफोरेस्ट्री। जहां जहां से जंगल उड़ा चुके हैं हम लोग यहाँ पर और अपने काम धंधे स्टार्ट कर दिए, वहां पर फिर से जंगल लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ में फॉरेस्ट को कैसे यूज करना है और कैसे यहाँ पर ग्रीन वैल्यू चेन बनानी है वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वो भी पेड़ लगा रही है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ एसएलवी आर्मी प्लांटिंग ट्री, तो हैशटैग ये लिखकर एसएलवी आर्मी प्लांटिंग ट्री, तो आप लोग ये कर मुझे ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर आप लोग टैग कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं तो अच्छा लगता है यार, आप लोग लगाया करो पेड़ जरूर। और ये आप लोग मेरे लिए फीस भी मान सकते हो उसको, अगर आप लोगों को लगता है कि फीस पे करनी है तो मेरी फीस है ये। ठीक है, जब भी टाइम मिले आप लोगों को कोई ना कोई पेड़ लगा दिया करो यार। आप लोग जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हो, ठीक है, कोई खुशी का मौका है जिंदगी में उसके ऊपर पेड़ लगा सकते हो। जब भी आप लोगों को मन करे एक पेड़ लगाओ जरूर कम से कम, तो पृथ्वी को हरा भरा बनाने में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो कि आप लोग कम से कम अपनी साइड से कर सकते हो यहाँ पर। तो ये बातें हैं, तो ये कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक बता दी, रिपोर्ट के अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बताई हैं जो मैंने अभी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंगर आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर बात करें हम लोग को पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जाओगे आप लोगों को यहाँ पर 7th शेड्यूल के अंदर में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट कहां रखा हुआ है, कोई पूछ ले डायरेक्ट आप लोगों से, तो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर रखा हुआ है। और समवर्ती सूची कैसी होती है, जहां पर यूनियन और यहां पर जो स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो यानी कि फॉरेस्ट दोनों के लिए है। क्या आप लोग बोलोगे क्या स्टार्टिंग से समवर्ती सूची के अंदर रखा हुआ है? नहीं, ये यहां पर 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, तब यहां पर इसको इसके अंदर लाया गया है। इससे पहले ये स्टेट की लिस्ट में हुआ करता था, पर लेकिन इंदिरा गांधी जी को लगा कि स्टेट जो है वो अकेले काम नहीं कर पाएंगे और उनके द्वारा इमरजेंसी लगाएगी। उस टाइम पर यहां पर 42वां संविधान में संशोधन करके ये सारा माल मसाला जो है वो अपने अंदर यानी कि एक तरीके से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई है। तो ये तो यहां पर बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसको यहां से कहां से लेकर आ गया, स्टेट से इसको दोनों के कंट्रोल में आ गया, सेंटर के भी स्टेट के, क्योंकि समवर्ती सूची में आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 51 आप लोगों के लिए यहां पर लाया गया और ये भी 1942 में ही बेसिकली 1976 में 42nd यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही लेकर आया गया। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई है आप लोगों की। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही आप लोगों को बेसिकली फॉलो करनी है अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेचुरल इन्वायरमेंट को। यानी कि हमारी हर एक इंसान की ड्यूटी है कि हम लोग अपने जंगल को प्रोटेक्ट करें, ये यहाँ पर रख दिया गया है। इसी के साथ में आर्टिकल 48A जो है वो यहां पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यहां पर गवर्नमेंट भी यहां पर प्रोटेक्ट करेगी और चीजों को इंप्रूव करने का काम करेगी। तो यहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बना दी गई है कि आप लोग हर एक इंसान जो है अपने अपने लेवल पर यहां पर काम करेगा इन चीजों के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा और बना भी है। जो मैंने आप लोगों से पूछा है उसका भी आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर टॉप 5 जो यूटीज है जहां पर मोस्ट फॉरेस्ट कवर है। तो स्टेट या यूटी तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर में, यानी कि इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, जो एरिया वाइज देखोगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज वाइज बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो लद्दाख में सबसे ज्यादा है, मिजोरम में दूसरे नंबर पर है, अंडमान निकोबार में तीसरे नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश चौथे नंबर पर और मेघालय जो है ये 5वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इसी के साथ में अगर यहां पर बात की जाए स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो कवर करते हैं लेस देन 10%, यानी कि उनका जो ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से अगर आप लोग काउंट करोगे, यानी कि मान लीजिए एक घर है, ठीक है, उस घर में पूरे में जंगल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया 100% एरिया में जंगल लगे हुए हैं, पर लेकिन उस घर में जो है ओनली 10% एरिया में जंगल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास में 100 रुपए हैं, ठीक है,
100 रुपए में से आप लोगों ने 10% देकर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ब्रेड का पैकेट खरीद लिया, ठीक है। पर लेकिन एक और इंसान है, उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कितने, उसके पास में 1000 रुपए हैं। अब उसने भी अपने 10% देकर अपने यहाँ पर ब्रेड खरीदा, तो वो 100 रुपए का ब्रेड खरीदेगा, तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों के 10 गुना ब्रेड खरीद लेगा। तो यानी कि इसने भी 10% दिया, इसने भी 10% दिया, पर इसका 10% बड़ा है क्योंकि इसके पास में ज्यादा पैसे हैं, इसका 10% छोटा है क्योंकि इसके पास में कम पैसे हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे एरिया है जिसका 1% भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पर लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जिसका 10% भी बहुत छोटा होता है उसके कंपेयर में, क्योंकि परसेंटेज होता है वो एरिया के हिसाब से निकलते हैं यहाँ पर। तो अगर एरिया वाइज हम लोग बात करें, यहाँ पर लद्दाख का जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा 1.47, हरियाणा का 3.62, पंजाब का 3.63, राजस्थान का 4.86, उत्तर प्रदेश का 6.15, गुजरात का 7.57 और बिहार का 7.76। नॉर्मली ये माना जाता है कि लगभग 31% एरिया में आप लोगों का फॉरेस्ट होना चाहिए, पर लेकिन इनको देखकर आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी कंडीशन है। यहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा होने चाहिए थे, पर लेकिन कितनी बुरी कंडीशन है अगर एरिया के हिसाब से आप लोग बात करें। और मैक्सिमम यहाँ पर जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, ये वो भी एरिया है जो काफी ज्यादा डेवलप कैटेगरी में आते हैं। तो डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ गए, पर लेकिन इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ गए, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेट फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, ये कर्नाटका, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में फिर नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जा सकते हैं जो शानदार तरीके जंगल है, पर लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछे कोई तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आप लोगों को यहाँ पर ट्री स्पीसीज देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करें तो ये इसरो के पास में यहाँ पर एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स कास्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में बेसिकली आप रिसोर्स सेट, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये 2 नंबर का सैटेलाइट क्या है यहाँ पर। तो ये इनके बारे में एनालिसिस करता है कहां कहां पर पृथ्वी पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसको आप लोगों को दूर करके आगे बढ़ना है। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोगों ने पूछे थे, तो यहाँ पर क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि यहाँ पर किसकी ड्यूटी होती है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि स्टेट की ड्यूटी है। पर लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेता ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर सिटीजन की ड्यूटी यहाँ पर हो जाती, या ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता था, तो इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने था यहाँ पर, ये था यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बोला जा रहा है यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, सही है, ये पहली स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला कि रिलीज करती है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आंसर तो वैसे ए हो गया पहला और दूसरा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को रोम इटली के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर होगी विद क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन भी अगर पूछ ले यहाँ से तो वो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर कवर हो चुकी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने था, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पर कितना जंगल पाया जाता है, तो ये स्टेट वाइज मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। तो इसका आंसर अगर आप लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो यहाँ पर आंसर सी देखने को मिलेगा। तीसरा सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा फोर्थ उड़ीसा, और फिर यहाँ पर दूसरा यानी कि महाराष्ट्र। ये अभी मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में बताया यहाँ पर, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन सी यूटीज के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा तो आप लोग इसका भी आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर है 1, यानी कि मेघालय, दूसरा यहाँ पर हो गया अंडमान निकोबार, तीसरा मिजोरम, चौथा लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली, एक सेकेंड, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर पूछा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग आंसर यहाँ पर देखिएगा, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बताइए, तो इसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये आंसर आप लोग के सामने जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे, जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो इसको आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा ये बेसिकली चेंज करना भूल गया, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर करना। बाकी पूरा का पूरे चारों के चारों क्वेश्चन कैसे लगे और कैसा लगा आर्टिकल, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे। अगर बात करें जैसे अलग से आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया, ये फॉरेस्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी अलग से पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, आप लोगों के लिए है यहाँ पर ये, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर आप लोग को चलना है। एक और आर्टिकल ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल जो है टाइम टू टाइम कई बार न्यूज में आ चुका है, फिर से ये न्यूज में आ रहा है कि हमारी कंट्री में एशियाटिक जो चीता है उनको रिलोकेट करने की बात की जा रही है।
तो उसके चलते ही बात करूंगा। और अभी यहाँ पर कैप्टिव किया गया था यहाँ पर ईरान के अंदर में, तो उसके बारे में बातें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, एक ही जो यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर में बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर आगे कई सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चीता। चीता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, बोला गया कि आयुसियन स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता जो है वो वनरेबल और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहली स्टेटमेंट देखिए, चीता जो है वो अलग अलग कैटेगरी में है, कुछ आप लोगों को वनरेबल और कुछ आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नजर आएंगे। अफ्रीकन चीता जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है देन एशियाटिक चीता। दूसरी स्टेटमेंट ये है, तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली एशियाटिक चीता के बारे में। डिक्लेयर किया गया एशियाटिक चीता यहाँ पर ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, तो किस साल में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया इसको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, यानी कि अब हमारी बीच में यहाँ पर नहीं है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है जिसको आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर भी बोलते हैं, ये स्टार्ट किया गया 1973। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर इसको स्टार्ट किया गया, यूएनईपी के साथ में, यूनेस्को के साथ में, एफएओ के साथ में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोगों से आर्टिकल के अंदर में डिस्कस करूंगा, यानी कि ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग इस आर्टिकल से देखेंगे। तो काफी बेहतरीन तरीके से आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में बेसिकली डाउट का नहीं होना चाहिए, हर एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, तो चीजों को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से सोच समझकर आर्टिकल को बेसिकली अच्छे से एंजॉय करना है। न्यूज में क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन का ये आर्टिकल है जो कि यहाँ पर कवर किया गया, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देखेगा पहली बार जो फर्स्ट टाइम एक तरीके से कैप्टिविटी होती है ना, एक तरीके से जो पालतू बनाना, पहली बार यहाँ पर एशियाटिक चीता जो है वो पालतू बनाकर उसके बच्चे पैदा कराए गए। यानी कि नॉर्मली जो था जंगलों में पैदा होते थे, तो बेसिकली देखने को मिलेंगे आगे चीता जो है वो कुत्तों वाली जिंदगी जीते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि इस तरीके से लोग जो है इनको एंजॉय करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो अभी नए ये बच्चे पैदा हुए यहाँ पर चीता के, अब सोचो यहाँ पर जंगल में रहते तो उसी माहौल में पलते, अब घरों में रखा जाएगा इनको, उसी तरीके से यहाँ पर चीजें जो है आप लोग को देखने को मिलेगी। इनकी जिंदगी कैसे यहाँ पर बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में, तो कुछ माहौल आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी चीजें जो है वो एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से कुत्ते पाला करते थे, आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर चीता पालते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर अगर आप लोग बोलो कि अगर किसी पर्टिकुलर, अगर आप लोग बेसिकली बोलो कि यहाँ पर एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दोगे तो बोलना नहीं सीखेगा, वो जानवरों की तरीके से रहना सीख जाएगा। मोगली आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ कुछ माहौल आप लोग वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आज की डेट में जैसे माहौल में इंसान रहता है वैसे ही बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपना माहौल अच्छा रखो, अपने दोस्त जो है वो अच्छे रखो। अगर दोस्त आप लोग अच्छे रहेंगे तो पता चल जाएगा आप लोग की लाइफ की क्वालिटी कैसी है। जितने घटिया लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी ही घटिया लेवल की लाइफ रहेगी, और जितने बेहतरीन लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी बेहतरीन लेवल की लाइफ रहेगी। हालांकि वो स्टेटमेंट भी सही है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, पर लेकिन कमीना वो फनी वे में बोला जाता है। वैसे प्रोडक्टिव इंसान आप लोगों की जिंदगी में रहेगा तो आप लोगों को हमेशा दिक्कत से बचाएगा। एक दूसरे के साथ में प्रोडक्टिविटी वाली बातें करोगे तो जिंदगी में प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि हाईली इंडेंजर्ड फीमेल एशियाटिक जो चीता है उसके द्वारा यहाँ पर अभी 3 बच्चों को जन्म दिया गया है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर जो फीमेल का जो नाम है वो है ईरान है यहाँ पर इसका नाम। ठीक है, जिसके द्वारा डिलीवर किया गया यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर डिलीवर किए गए ये कहाँ पर देखने को मिला, ये है तोरन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये तेहरान यानी कि ईरान के अंदर ही देखने को मिलेगा। ईरान जो है यहाँ पर ये है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये फीमेल का नाम भी ईरान है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर तेहरान के अंदर यानी कि ईरान के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पर एशियाटिक चीता इन कैप्टिविटी में यहाँ पर इसके द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया है। तो थोड़ा सा सोचने वाली बातें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। तो एशियाटिक चीता जो है यहाँ पर एक तरीके से पूछे, इनका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर एसिनोनिक्स जो जुबेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा, एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये एक तरीके से फास्टेस्ट एनिमल है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है। जैसे इंसानों में फास्टेस्ट कौन था यहाँ पर अब तक, ये बेसिकली नाम क्या था, उसेन बोल्ट। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये फास्टेस्ट एनिमल बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अफ्रीका, ईरान और इंडिया के अंदर नॉर्मली ये पाए जाते हैं। ईरान और जो इंडिया है यहाँ पर ये बेसिकली एशियाटिक यानी कि एसिनोनिक्स जुबेटस जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी देखिए ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो चीता है उसके बारे में बताया, पर लेकिन चीता जो इनके पाया जाता है इनको यहाँ पर दूसरे नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्पेसिस डिफरेंट है जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है उससे। हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी थोड़ा ध्यान से सुनेगा। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो थे वो एक तरीके से एक छोटी सी स्मॉल जो प्रिंसिल स्टेट था यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में माना जाता है कि 3 चीता जो थे उनके द्वारा मारे गए थे, उसके बाद से चीता जो है वो खत्म हो गए थे, ठीक है। इनके द्वारा अपनी फोटो भी खिंचाई गई थी इन 3 चीता को मारकर। तो यहां से माना जाता है कि उस टाइम से यहां पर चीता फिर जो है वो इंडिया के अंदर नहीं देखे गए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चीता की संख्या जो है इन राजा साहब के द्वारा जो थी वो खत्म कर दी गई थी। फिर आगे चलकर, तो 1947 की बात है, आगे चलकर यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1952 के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है, कभी देखने को मिला ही नहीं। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल गई। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश में से चीता जो है वो इन राजा साहब ने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पर ये जो कि आप लोगों के सामने, ये बेसिकली एक पेंटेड है जिसे आप लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पर चीता जो है वो पाए जाते थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कई सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। इंडिया जो है उसके द्वारा काफी लंबे एफर्ट लगाए गए कि चलो यार चीता खत्म हो गए थे 1952 में, यार अपने देश में चीता लेकर आया जाता है। तो कहां से ला सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कहां पर पाए जाते हैं। ये तो ईरान के अंदर पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर यहीं से 2 से ला सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोगों ने खूब प्रयास किए, इंदिरा गांधी जी के ड्यूरेशन में प्रयास किए गए 1970 में कि ईरान से एशियाटिक चीता जो है वो देश के अंदर लाए जाए। उस टाइम पर शाह मोहम्मद रजी पहलवी जो थे यहाँ पर लीडर हुआ करते थे। तो ये प्रोसीजर चलाया गया, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एम के रंजीत सिंह की चेयरपर्सन में यहाँ पर कमेटी भी अपॉइंट की गई कि री इंट्रोड्यूस किया जाए चीता को, पर लेकिन चीजें प्रॉपर वे में चल नहीं पाई, ठीक है। प्लान जो था वो यहाँ पर एशियाटिक चीता का जो ढंग से चल नहीं पाया क्योंकि इमरजेंसी लग गई देश के अंदर में। 1970 की बात की जा रही है। तो 1974 से लेकर आप लोगों को पता है 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी रही, और इसी के साथ में जो शाह साहब थे उनका भी रूल जो है वो गिर गया यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ये डील जो है वो नहीं हो पाई, यानी कि चीता लाने की डील जो है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके बाद में यहाँ पर फिर से लगा चलो यार कुछ स्टार्ट करते हैं, पुरानी यादें फिर से ताजा करते हैं। तो ईरान से फिर से चीता लाने की बात की गई 2009 में, ठीक है, पर लेकिन फिर से फेल हो गए। यहाँ पर फिर से हम लोग इसको कंप्लीटली नहीं ला पाए, ठीक है। उन्होंने इवन क्लोनिंग करने से भी यहाँ पर परमिट करने से मना कर दिया ईरान। तो ईरान के साथ में हमारी अच्छी बनी नहीं, भाई साहब तुम चीता नहीं दोगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो क्या चीता जो है वो इंडिया में नहीं आएगा। तो वो वाली बात इंडिया ने थाम ली और इंडिया ने बोला कि ठीक है अगर तुम चीता नहीं दोगे तो हम लोग चीता कहीं और से लेकर आएंगे। तो इंडिया जो है वो चीता के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया, तो यहाँ से हम लोग चीता जो है वो लेकर आ रहे हैं। और हमारी कंट्री में कन्हू पालपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग चीता जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोग नामीबिया और यहां से चीता लेकर आ रहे हैं, यानी कि इन्होंने मना कर दिया। तो पहले चीता लाने थे ईरान से, ठीक है, ईरान से डिप्लोमेसी चीता लाने की थी, वो हमारी फेल हो गई। फिर इसके बाद में हम लोगों ने बोला कि ठीक है अब तुम नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ पर अफ्रीका से चीता लेकर आएंगे। तो अभी अफ्रीका से यहाँ पर चीता आ रहे हैं। अभी यहाँ पर जो अफ्रीका से चीता आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। तो 10 चीता यहाँ पर हमारे देश के अंदर आप लोग को अभी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर चीजें जो है वो चल रही हैं। हालांकि जो प्लान है अभी थोड़ा सा ये भी डिले चल रहा है क्योंकि लग रहा है कि हमारी कंट्री में कुछ दिक्कत है चीता को लेकर। पहले यहाँ पर और दिक्कतें हो गई, अब कोविड-19 ऐसा आ गया, ओमिक्रॉन वगैरह ये सारी चीजें, जिसकी वजह से फिर से चीजें जो है वो थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। यानी कि अभी कुछ इश्यूज ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं फ्लड आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो ये दिक्कतें हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक अंदाजा रख सकते हैं। वैसे रेंज क्या है एशियाटिक चीता की ब्रिटिश पीरियड टाइम में अगर आप लोग देखोगे अच्छे खासे हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो अच्छे खासे हिस्टोरिकल जो रेंज है वो चीता की आप लोगों को पाकिस्तान इंडिया जो कि इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पर, तो यहाँ पर पाए जा करते थे। आज के डेट में वर्ल्ड में अगर बात करें प्रेजेंट चीता कहाँ है और हिस्टोरिकल चीता कहाँ थे, तो ये तो हिस्टोरिकल है जहाँ पर चीता हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम पर यही कुछ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ईरान है और बाकी यहाँ पर ये अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया है जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हम लोगों ने इनकी कहानी जो है खत्म कर दी है। अगर आप लोगों से पूछूं चीता, लेपर्ड या जैगवार में से सबसे खूबसूरत आप लोग कौन सा लगता है, ठीक है, यानी कि एक साइड में हो गया चीता। चीता कई बार बिल्ली जैसा लगता है देखने के लिए, दिख रहा है
ये हो गया लेपर्ड। मुझे सबसे शानदार मुझे लगता है जैगवार, ठीक है। आप लोगों को कौन सा लगता है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर बेसिकली देखने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, कभी आप लोग जज करने लगो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके बारे में अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जैसे अफ्रीकन चीता हो गया और यहाँ से एशियाटिक चीता हो गया। तो हम लोगों ने एशियाटिक चीता तो ईरान ने देने से मना कर दिया, अभी अफ्रीकन चीता हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। तो वनरेबल है ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में, CITES के अंदर में अपेंडिक्स 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अंदर में 6,500 से 7,000 के करीब चीता हैं, जबकि ईरान के अंदर में 40 से 50 हैं। इनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी अगर चीजें ढंग से नहीं चली। फिजिकल कैरेक्टर में बिगर साइज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंपेयर टू एशियाटिक, यानी कि एशियाटिक जो चीता है उससे बड़े हैं यहाँ पर अफ्रीकन चीता। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है जो हम लोग अपने देश के अंदर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग का बन जाता है। तो यहाँ तो हो गया करंट, आप लोग का हालांकि करंट तो ऊपर ही खत्म हो गया था। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जहां से क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारे देश में बनाएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और यहाँ से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो स्टेब्लिश की गई 2005 में, तो बोला गया एक रिकमेंडेशन दी गई यहाँ पर टास्क फोर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को ढंग से हम लोग मैनेज कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। तो टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है, जिसको पॉपुलरली प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर काम किया गया। तो जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था, वर्ल्ड वाइड फंड, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। वैसे इसे वर्ल्ड वाइड फंड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो दोनों ही कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों ही नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड देखने को मिलेगा और कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड फंड भी आप लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म और नाम है, उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। 2010 में यहाँ पर सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1972 में लाया गया था। 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस को दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो सेटअप की गई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उनके आंसर भी आप लोगों को पता होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है चीता के मामले में। तो IUCN स्टेटस जो है यहाँ पर चीता के बारे में बात करते हैं, तो वनरेबल है। यहाँ पर एशियाटिक के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? अफ्रीकन चीता जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है देन एशियाटिक चीता। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सही आंसर यहाँ पर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अफ्रीकन चीता जो है वो मच बिगर है, बात की जा रही है मच बिगर एंड द फास्टेस्ट है देन एशियाटिक चीता, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है क्योंकि अभी मैंने दिखाया आप लोगों को यहाँ पर जो अफ्रीकन है वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अफ्रीकन चीता इज मच स्ट्रॉन्गर, मैंने बोला बिल्ली जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है कि एशियाटिक चीता जो है वो डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, हमारे देश में से खत्म हो गया। तो 1942, 1947, 1952 या 1967 है। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो सही आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा इसका, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये यहाँ था 1952, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली महाराजा जो रामानुज प्रताप सिंह का नाम भी आप लोग याद रखते हैं, छत्तीसगढ़ के ये निवासी थे। टाइगर प्रोटेक्शन पॉपुलेशन, अगर टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करें 1973 के, तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये आप लोग बता सकते हैं। तो आंसर डी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया। तो कल को चलकर ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आज के जो SLV कमांडो है उनका नाम है अश्वनी यादव। शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं या फिर जो भी बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं, पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, तो मेरे अंदर से मोटिवेशन आता है। और आप लोगों को क्या करना है, रिकॉल जरूर करना है जो भी हम लोगों ने आज का डिस्कशन किया है। रिकॉल करोगे तो लंबे समय तक याद रखोगे। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आज है संडे को आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो भी नोट्स वगैरह जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ताकि चीजें जो हैं वो आप लोग प्रॉपर वे में आगे लेकर चल सकें, ठीक है। ये टेलीग्राम के तीनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर SLV PDF है, ये आप लोगों के सामने
कल मैंने यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली नोट शेयर किया था, हिंदी का भी शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के बारे में। तो सारी चीजें यहाँ पर जो कि आप लोग एग्जाम में जिस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये सारी चीजें तो उसको अच्छे से लेकर चलिए। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो कई सारे बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन जाइए और एक दूसरे का आंसर जो है वो एनालाइज कीजिए। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।